ये अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी खबरों से आगाज करता हूं। सबसे पहली और अहम खबर देता हूं कि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ पर हमला किया है, और छोटा मोटा हमला नहीं किया बल्कि और एक बड़ा ही शदीद हमला किया है। ये हमला कहां किया है, किस तरीके से किया है, पहले ये जुमला सुनिए हाफिज नईमुर रहमान साहब का, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। कि ये हमास की हिमायत नहीं करते, ये फलस्तीनियों के लिए एहतजाज नहीं करते। जेल से सारे ट्वीट हो सकते हैं, हमास की हिमायत का ट्वीट नहीं होता, फलस्तीनियों की हिमायत का ट्वीट नहीं होता, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत का ट्वीट नहीं होता। इसलिए पाकिस्तानी कौम सबको देख रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर ये इल्जाम आयद करते हैं कि ये इजराइल के एजेंट है। ये इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। वो ये कहते हैं कि बार बार ट्वीट की जा रही है, लेकिन उस ट्वीट में हमास की हिमायत, इजराइल की मुखालफत क्यों नहीं जा रही। ये बात कही है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, जहां पर इतवार को उन्होंने कराची के अंदर बहुत बड़ा शो किया। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये नहीं है, कहानी उससे आगे बढ़कर है और उससे भी ज्यादा तेज कहानी है। और वो कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बड़ा हैरत अंगेज है। आपको मालूम होगा कि कराची की सतह पर हाफिज नईमुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ का अलायंस रहा। यहां तक कि हाफिज नईमुर रहमान साहब के जब मेयर बनने का मामला था तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटरों से ही सारी मदद मांगी थी और तहरीक इंसाफ के साथ ही सारा काम किया था। अब एकदम ये कैसे तब्दीली रोनुमा हुई है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि हलीम आदिल शेख दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए सुनिए और सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आज फिर कोई चाबी घुमा दी गई है, आज फिर डुगडुगी बजा दी गई है। तबसरा कर रहा है कि इमरान खान का ट्वीट नहीं आया लंदन से, ओ जेल के अंदर से। हाफिज नईमुर रहमान साहब पर तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट का वाज़ेह तौर पर इल्जाम आयद कर रही है। आपस में ही शिद्दत इख्तियार की जा चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ इस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। बाकायदा हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ न सिर्फ कासिम सूरी बल्कि शहबाज गिल सब लोगों ने एक कैंपेन का आगाज कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने तकरीर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ पर नहीं की थी, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उस जलसे के अंदर हुकूमत पर जो तनकीद की थी मामला ये सब बारियों में ये लगे हुए हैं लाइन में, हमारी बारी आए, हम पे ट्रंप का हाथ आए। मगर ये बात आगे बढ़ती रही और बढ़ती रही। लेकिन अब उसमें एक और भी कुछ चीजें सामने आई है। अब मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत बड़ी खबर, और बहुत बड़ी खबर, इससे पहले कि मैं आपको अंतिम के इख्तिलाफात की खबर दूं और दीगर मामलात की खबर दूं, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं, वो है साबिक सदर आरिफ अलवी के मुताल्लिक। एक ऐसी खबर के जो आपको तहलका मचा देगी, और वो तहलका मचाने वाली खबर यह है कि आरिफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे, और जिस दिन से वो सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटे उसके बाद वो चले गए बाहर। उसके बाद उनके ऊपर तौहीन मजहब का एक फार्मूला भी लगा। लेकिन आपको मालूम है कि हुकूमत का मजा कौन छोड़ता है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब ने एक अजीब सी दरख्वास्त कर दी है। यह खबर आपने कहीं नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, और वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और ये कहते रहते कि जनाब इस वक्त तो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, लेकिन इन्हें चाहिए घर, और घर भी चाहिए कराची के पोश तरीन इलाके बाथ आइलैंड के अंदर। इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की और हाईकोर्ट में कहा कि खुद मुल्क से बाहर हैं, लेकिन इनके वकील ने यहाँ पर कहा क्योंकि मैं सदर पाकिस्तान हूं तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुझे घर दे, और घर भी कहां पर दे, मुझे बाथ आइलैंड के अंदर घर दे, बाथ आइलैंड के अंदर घर दे। ये मुकदमा लेकर वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में बताया गया कि उन्हें एक A3 नाम का एक बैंगलो दिया गया था, लेकिन वो बैंगलो इनके शायान शान नहीं था, तो वो बैंगलो की जगह इनको एक और बैंगलो देने की बात हुई और उसका नंबर था A5 बैंगलो के अंदर एक कस्टम के ऑफिसर मौजूद हैं, और वो कस्टम के ऑफिसर जो हैं वो उस घर के अंदर मौजूद हैं, और उसका नाम है इमाम साहब। और इमाम साहब जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं ये घर खाली नहीं करूंगा, और उन्होंने 2023 से इस घर के मामले में एक पटिशन दायर की हुई है कि जनाब मैं यहाँ पर घर खाली नहीं करूंगा। अब जो इनको A3 का घर दिया गया था, A3 में एक कर्नल साहब, एक रिटायर्ड कैप्टन आसिम खान साहब आ गए, और उन्होंने जो इनका साजो सामान था उस सारे सामान को आरिफ अलवी के हटा दिया। अब आरिफ अलवी को ना A3 का घर मिल रहा है, एक पे कस्टम ऑफिसर बैठा हुआ है, एक पे जो है वो रिटायर्ड कैप्टन साहब बैठे हुए हैं। तो अब जो है वो आरिफ अलवी साहब खुद मुल्क से बाहर खिलाफ अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, और वहां पर जनाब वाला वो फरमा रहे हैं कि मुझे घर दो, घर दो, घर दो, घर दो। इसी घर में जब सदर की ही बात चल रही है तो कुछ एक सदर के अब बेटा आने वाला, यानी कि किसका, आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा। अब आप कहेंगे मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको देने वाला हूं एक और तहलका अंगेज खबर, और वो तहलका अंगेज खबर क्या खबर है देखिए। उससे पहले जरा सा हम चलते हैं, एक मेरे पास और बड़ी खबर आई है। कल शर्जील इनाम मेमन साहब 4 दिन के अपने दुबई के दौरे के बाद जब पूरी क़यादत दुबई के अंदर मौजूद थी, जुमे की रात के हफ्ते की रात शाम को तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वापस आई। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान और मरियम नवाज के बयानात पर उन्होंने बात की। जरा सा उन्होंने ये कहा कि ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान की जंग है। जरा सा ये जुमला सुनिए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने ये जुमला कहा और दूसरी तरफ से उज़्मा बुखारी ने कह दिया कि जनाब पहले अपने बाप बेटे के तो मामला चलाएं, और फिर उसके बाद जब शर्जील इनाम मेमन ने और बात कही तो उन्होंने कहा कि साजिशें आप नहीं कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे, बल्कि खुद बिलावल भुट्टो
साजिश कर रहे थे। उस्मा बुखारी का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। मुस्लिम लीग नून में आने से पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मामला में थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान इस वक्त इख्तलाफात शदीद और आज कौमी असेंबली के अंदर बाइकॉट भी किया गया। अब जब कौमी असेंबली के अंदर बाइकॉट किया गया तो खबर आगे देने वाला हूं मेरे दोस्तों, भाइयों जरा सुने तो सही खबर तो आगे। अब इस मामला में हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे को बुला लिया कराची। अब आप कहेंगे कौन सा बेटा? बिलावल भुट्टो को बुलाया? नहीं नहीं जी, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते रहे, हमेशा से ये फरमाते रहे कि उनका एक और बेटा भी है और उसका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को इस वक्त जाहिर है टीवी चैनल 24 न्यूज, सिटी न्यूज और पता नहीं कितने सिटियों शहरों में उनके टीवी चैनल चल रहे हैं, और इसी की बुनियाद पर इन्हें बाद में पाकिस्तान के इन्हीं की रिकमेंडेशन पर इन्हें पंजाब का वजीर आला बनाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान के आला हल्कों में उनके ताल्लुकात ऐसे हो गए कि इस वक्त वजीर दाखिला है। कहा यह जाता है कि इस वक्त वो वजीर दाखिला इतने ज्यादा ताकतवर वजीर दाखिला है कि वो वजीर आजम भी बन जाए तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि ये कहते हैं राना सनाउल्लाह। अब कहानी क्या है जरा सा सुनिए, और कहानी है कि उन्हें बुलाया गया है, आसिफ अली जरदारी ने कराची बुलाया है और ये वाले मामला पर बात करने के लिए मरियम नवाज इतना कह रही है। अब आपको मैं एक अंदर की खबर देता हूँ। आपको मालूम है कि आसिफ मुनीर मुतल्लिका हल्कों के, सॉरी आसिफ नहीं कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी जो है वो मुतल्लिका हल्कों के बड़े खास समझे जाते हैं। और अब मामला ये कि उनके तो वैसे भी मरियम नवाज के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, तो क्या मरियम नवाज को समझाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जो तमाम टीवी चैनल्स ने खबर चलाई है मोहसिन नकवी को बुलाया? सोचिए, जरा सोचिए, बल्कि मोहसिन नकवी से तो गुफ्तगू करने के लिए बुलाया होगा कहीं और के लिए जहां पर उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उनके ताल्लुकात इस वक्त मुस्लिम लीग नून से खराब नहीं हो रहे बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिका हल्कों से खराब हो रहे हैं? लेकिन उन्हीं मुतल्लिका हल्कों से तो बहुत ज्यादा बेहतर ताल्लुकात है आसिफ अली जरदारी साहब के खुद, फरियाल दारपुर साहिबा के खुद, शजी नाम नेमन के खुद, तो फिर ये डायरेक्ट उनसे बात किया सकती थी, तो फिर ये इनडायरेक्ट क्यों बात की जा रही है? ये मामला कुछ और है। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरा मामला है, और इस गहराई को समझने के लिए आपको अगले 2-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस पूरे मामला के अंदर आपको अगर चीज को समझना हो तो आप ये देखिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त बड़ा न्यूट्रल फेज लिए हुए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान तो न्यूट्रल फेज लेगी, लेकिन उसमें मामला एमक्यूएम पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको 2 हफ्ते पहले वाज़ेह तौर पर एक खबर दी थी जिस पर मुझ पर बड़ी तनकीद हुई थी, और मैंने कहा था कि एमक्यूएम का फैक्टर और पीएसपी का फैक्टर दोनों एक दोबारा से अलग हो चुके हैं, दोनों में एक और तलाक हुई है। 3 तलाक पे रिश्ता टूटता है ना, लेकिन यहाँ पर तलाक के बाद हलाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक बार फिर हलाले हो गए। हुआ ये कि आपको याद होगा कि फेडरल भी एरिया इनका मरकज यानी कि एमक्यूएम का मरकज समझा जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समझा जाता है। और आपको याद होगा कि उसमें मैंने खबर आपको दी थी किसी जमाने में एक एमपीए के साथ एक बड़े साहब का मामला था, और वो बड़े साहब बेसिकली पीएसपी फैक्टर के थे, और उसके बाद उस वहां पर तंजीम को तहलील कर दिया गया था। अब बाकायदा इंटरव्यूज हुए, और इंटरव्यूज के बाद एमक्यूएम ने वहां पर एक प्रोग्राम रखा, लेकिन एमक्यूएम ने प्रोग्राम रखा और पीएसपी उसके अंदर नहीं आई। हैरतअंगेज तौर पर पीएसपी का पूरा फैक्टर उसके खिलाफ मुहिम चलाता रहा, और आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त हो रहा है 6 बजे का, और इत्तलात यह है कि अब पीएसपी जो है वो उसी जगह पर अपना एक नया प्रोग्राम रखने की तैयारी कर रही है। यानी कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं। देखिए, हम किसी की तरफ है नहीं, हम तो आपको खबर दे सकते हैं, और खबर ये कि एमक्यूएम के फैक्टर और पीएसपी के फैक्टर के दरमियान इख्तलाफात इस वक्त इंतहा को पहुंच चुके हैं। एमक्यूएम का जो विंग है, एमक्यूएम के लोग हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि बाकायदा एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सबके इंटरव्यूज किए और उसके बाद ये ओहदे या जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ पीएसपी वाला फैक्टर कहता है कि हमारे लोगों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर फेडरल एरिया के अंदर सोहेल कमांडो वाला जो पूरा फैक्टर था, उन सबके हटने के बाद अब ये सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर बन चुकी है, और उसके बाद अब ये होना शुरू हुआ है कि जो पीएसपी फैक्टर के जितने भी लोग हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि हम नजरियाती एमक्यूएम के कारकुनान हैं। हैरत की बात है ना, जब पीएसपी अगर ये कहे कि वो नजरियाती एमक्यूएम के कारकुनान है तो आपको तो समझ में आना होगा कि क्या होगा। दूसरी तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, और एमक्यूएम पाकिस्तान के भी एक बड़ा अहम फैक्टर यानी कि फुरकान तैयब वहां पर नहीं आए। अब मामला ये हो चुका है कि दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, और ये डिवीजन नीचे की सतह पर जो पहले से मौजूद थी अब वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ रही है। अनीस रहमानी साहब अब तक कराची शहर में मौजूद नहीं थे जब मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, अब कहा जा रहा है कि वो आने वाले हैं, उसके बाद ये मामला हल होते हैं या नहीं होते, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। अब इनके इख्तलाफात की वजह से जो सारे मामला दीगर मामला थे वो भी आगे पीछे हो गए, और इसमें फिर भाईजान की मदद की जरूरत पड़ रही है, और लग ये रहा है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर भाईजान दोबारा से इस मामले के अंदर कूदेंगे, और पिछली बार जिस तरीके से इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे उन्हें हल करवाने की कोशिश की गई थी वो एक बार फिर हल करवाने की कोशिश की जाएगी, और उसके लिए कोई जामे फार्मूला बनाने का तरीकेकार भी वाज़ेह किया जाएगा। तो अब जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो इत्तलात ये है कि दोनों के इख्तलाफात शदीद है। इसी इख्तलाफात के दौरान मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ज़ाहिर है बैठकर इस पूरे मामला में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक वगैरह शामिल थे, लेकिन आज जब ये रात के प्रोग्राम के बाद सुबह सवेरे के ही वक्त अमीनुल हक, डॉक्टर फारूक सत्तार ये तमाम के तमाम इस्लामाबाद जा चुके हैं। यानी कि वो लोग के जिन्होंने प्रोग्राम किया था जिन पर इल्जामात है कि ये तमाम सारे सूरत हाल हुई थी वो तमाम के तमाम इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ये इख्तलाफात, ये शिद्दत की सारी वहां पर अब ट्रांसफर हो गई है, और अब कराची के मामला नीचे की सतह पर सी क्लास कह रहा हूँ, सी क्लास कहना तो नहीं चाहिए, सी कैटेगरी की जो लीडरशिप है अब उसके पास है। ए कैटेगरी अलग मौजूद है, बी कैटेगरी जा चुकी है, और सी कैटेगरी जो है वो इस वक्त मौजूद है।